हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स की। तो देखिए, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए कोई भी मैग्नेटिक सर्किट है आपका, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। तो देखिए, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को आप जब एनालिसिस करेंगे तो जब तक आप उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो बेसिक इसके टर्म्स होते हैं, जैसे पहला है हमारा कि एमएमएफ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि एमएमएफ क्या होता है। सेकेंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। थर्ड है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें अफेक्ट करती है मैग्नेटिक सर्किट को। फोर्थ है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलक्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलक्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनको एकदम क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे मैग्नेटिक सर्किट और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर और वो सारी चीजें करने में, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो आपको चाहे सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप देना हो। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटोमैटिक फोर्स से, एमएमएफ। एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। इसको ही हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएमएफ। तो देखिए, एमएमएफ क्या होता है, हमें मालूम है कि कोई भी अगर हमारी करंट कैरिंग कॉइल है, कोई भी अगर मान लीजिए इसे, ये हमारी कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक, तो क्या होगा, इसके अराउंड ठीक है, ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या इसको मान लीजिए हम और फेयरली बना दें, मान लीजिए ये कोई हमारी करंट कॉइल, इसमें करंट बह रही है आई। तो इसके जो अराउंड है, इसके अराउंड यहाँ पे ऐसे चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फ्लक्स डेंसिटी द कॉइल शुड हैव द करेक्ट नंबर ऑफ टर्न। यानी कि जो भी आपको, जितना भी आपको फ्लक्स चाहिए, यानी आपको जो भी फ्लक्स डेंसिटी, कितना आपको फ्लक्स चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, ये क्वाइल्स में जितने भी नंबर ऑफ टर्न, 1 2 3 4, ये जो नंबर ऑफ हम टर्न्स दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, इस पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि सपोज कीजिए आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, दिस वन, एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न, एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न। तो जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा एमएमएफ, ठीक है, वो कितना होगा, वो बराबर होगा आई इंटू एन। ठीक है, और आई इंटू एन। ठीक है, उसके बाद इसमें ये ध्यान रखिए, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, देखिए एम्पियर और टर्न। यानी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न। ये ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग एटी भी लिखते हैं, एटी। ठीक, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल।
ठीक है। आगे इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि द फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी जो फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से होता है। ठीक, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। मतलब कि इसको अगर हम H से रिप्रेजेंट करें तो H इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल आपका जितना MMF है और डिवाइडेड बाई मीन लेंथ ऑफ, मतलब लेंथ का एवरेज हम लेंगे, मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी H इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F अपॉन L। ठीक, और यानी F क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, F बराबर होता है I इंटू N डिवाइडेड बाई L। ठीक, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे L क्या है? L आपका मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ है और मीटर्स में होता है। ठीक, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज क्या? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, या हम इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक, तो यहां से आप ये भी फॉर्मूला, इससे आप ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि F इक्वल टू H इंटू L। क्लियर? तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग आते हैं परमिएबिलिटी पे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले अभी हम लोग फ्री स्पेस की बात करेंगे, उसके बाद मीडियम की। तो परमिएबिलिटी क्या होता है? सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि साहब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए, लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर P सिचुएटेड इन वैक्यूम। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये P कोई कंडक्टर है जो वैक्यूम में ये इस पे चार्ज ये रखा हुआ है, एंड कैरिंग ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, और इसके अंदर करंट कितनी है? इस P के अंदर करंट है I बराबर 1 एम्पियर, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमने कहा लेट अस सपोज दैट द रिटर्न कंडक्टर इज at a very large distance away so that it does not affect the magnetic field produced by the conductor P। मतलब इसका जो दूसरा सिरा है, भाई ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ना, सपोज कीजिए ये इस तरह है, इस तरह। अब इसका जो दूसरा सिरा है वो इतनी दूरी पे है कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो क्या होगा, द फ्लक्स अराउंड P इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कंसिडर ए फ्लक्स पाथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1। तो इसके अराउंड जो फ्लक्स होगा, आप इस चीज को ध्यान से समझिए, इसके अराउंड जो फ्लक्स होगा, ये ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिसका सेंटर यही होगा और ये इस तरह होगा। तो अब इसमें मान लीजिए हमने कहा कि लेट अस कंसीडर, ठीक है, ए फ्लक्स पाथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम P। अब मान लीजिए हमने यहाँ P से 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमने कोई फ्लक्स पाथ ले लिया। सपोज कीजिए ये हमारा P रखा हुआ था, ठीक, यहां से हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे ये पाथ लिया हमने Q, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 मीटर, ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही बनाएगा इस तरह, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि द लेंथ ऑफ दिस पाथ, अब इस लेंथ पाथ की पूरी लेंथ कितनी होगी भाई, पूरी लेंथ कितनी होती है, L इजल टू 2 पाई R होता है, R यहाँ पे क्या है, 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक। सिंस P इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल ऑफ 1 टर्न एंड इट इज कैरिंग 1 एम्पियर, यानी नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1, क्योंकि अभी हम लोग एक चक्कर की बात कर रहे हैं ना, और करंट कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर N इंटू आई, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, N इंटू आई, ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक। अब हम इसकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा आई एन डिवाइडेड बाई L, मतलब 1 अपॉन 2 पाई एम्पियर पर मीटर। यहां तक आ गए। अब उसके बाद ये तो हो गया P का। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि नाउ कंसीडर अनदर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर Q। अब हम लोगों ने एक और स्ट्रेट कंडक्टर Q को लिया, ठीक है, कैरिंग 1 एम्पियर सिचुएटेड पैरेलल टू P एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट। यानी ये Q भी, जैसे ये P रखा हुआ है यहीं पे, जैसे मान लीजिए ये P इस तरह है, सपोज कीजिए ये P ऐसे गया हुआ है, ठीक, ऐसे ही ये Q गया हुआ है इसके पैरेलल, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, और Q में करंट कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो देयर इज ए फोर्स ऑन कंडक्टर Q ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय P। तो इस Q पे जो P की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम दिखाएं, P का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरह है, समझ रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से Q पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक। और कितना फोर्स लगेगा, Fc इज इक्वल टू हो जाएगा आपका B इंटू आई इंटू एल, यानी B हो गया इंटू आई कितना है, 1 और इंटू 1, ठीक। तो एक तरह से Fc बराबर क्या आ जाएगा आपका, B आ जाएगा, ठीक। तो फोर्स पर मीटर ऑन Q इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर। अगर हम एम्पियर की डेफिनेशन से बात करें, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर से हम बात करें, तो फोर्स पर मीटर ऑन Q कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, ठीक है। तो एक तरह से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। देखिए टेस्ला यूनिट आ जाएगा, और टेस्ला आपका न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक। तो इससे अगर आप ये आपका B आ गया, ये आपका H आ गया, इससे अगर आप
बी अपॉन एच निकालेंगे, बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 पाई, तो ये एक तरह से आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक, तो इस ये जो 4 पाई इंटू 10⁻7 आया, ये एक तरह से देखिए इसमें कहीं कोई वेरिएबल नहीं है ना, एक तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यानी इन वैक्यूम एयर or non-magnetic material B upon H is a constant. This constant is called the permeability of free space. तो ये जो वैल्यू B upon H की जो वैल्यू निकल के आई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी के केस में क्या होता है कि when the magnetomotive force is applied to a ferromagnetic material, the flux produced is very large compared with that in air, vacuum or a non-magnetic material. So the ratio of flux density produced in material, यानी MMF बहुत हाई होता है अगर उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अप्लाई करेंगे करंट को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फिर आपका, अच्छा पीछे अभी हम लोगों ने जो फ्री स्पेस में जो परमेबिलिटी देखी थी उसको हम दिखाते हैं म्यू जीरो से, कब, फ्री स्पेस के लिए, और रिलेटिव परमेबिलिटी हम दिखाते हैं म्यू आर से। तो म्यू आर इज इक्वल टू एक तरह से हो जाएगा कि फ्लक्स डेंसिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिवाइडेड बाय फ्लक्स डेंसिटी इन एयर। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से एक तरह से आप ये लिख सकते हैं कि साहब फ्लक्स डेंसिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फ्लक्स डेंसिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर इंटू फ्लक्स डेंसिटी इन एयर। ठीक, तो एक तरह से B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू जीरो एच, या इसको हम सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं कि B इक्वल टू म्यू आर म्यू जीरो एच। ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा फ्लक्स डेंसिटी का किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो अगर मान लीजिए इसमें हम म्यू आर और म्यू जीरो का जो म्यू आर और म्यू जीरो का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम दिखा दें म्यू से केवल। ठीक, तो इस म्यू को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी को और परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आ जाएगी मटेरियल की। ठीक, और ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि फॉर एयर या कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको दूसरे वर्ड से हम ये भी कह सकते हैं कि परमेबिलिटी इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल फॉर द फ्लक्स टू पेनिट्रेट और परमिएट थ्रू इट।
यानी एक तरह से हम इसको दूसरे ढंग से इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि परमिएबिलिटी जो है वो क्या बताता है, एबिलिटी बताता है किसी भी, permeability is actually the ability of a material for the flux to penetrate or permeate through it। मतलब कोई भी जो फ्लक्स है वो किसी मीडियम के अंदर कितना पेनिट्रेट करेगा वो हमें इसकी परमिएबिलिटी से पता चल जाता है। ठीक है, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इट इज ए मेजर ऑफ द ईज, वो एक ही बात हो गई, मेजर ऑफ द ईज विद विच ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। मतलब कोई फ्लक्स किसी मटेरियल में पेनिट्रेट करेगा या वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, इस चीज की एबिलिटी परमिएबिलिटी से पता चलती है उसके। ठीक है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज नॉट ए कांस्टेंट, वो तो क्लियर है। इट चेंजेस विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एमएमएफ, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब इसमें कुछ परमिएबिलिटी की वैल्यू हम आपको दे देते हैं जो आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। जैसे विद स्पेशल निकिल आयरन एलॉयज द वैल्यू ऑफ म्यूर में भी, यानी अगर हम निकिल और आयरन का अलॉय लें, मिक्सचर लें, तो इसकी परमिएबिलिटी काफी हाई होती है, करीब करीब मान लीजिए 2 × 10⁵ के। ठीक है, तो ये निकिल आयरन एलॉय की परमिएबिलिटी काफी हाई होती है। अदरवाइज जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, उनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो काफी स्मॉल होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट बचता है हमारे पास, वो लास्ट है हम लोगों का पॉइंट, वो है रिलक्टेंस। RELUCTANCE, रिलक्टेंस। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। रिलक्टेंस एक तरह से क्या होता है कि आप पहले बहुत आसान आपको समझाएं, तो जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो करने में प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे रिलक्टेंस में आप आ जाइए। तो रिलक्टेंस क्या होता है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मैग्नेटिक सर्किट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। यानी कोई भी मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट, वो क्या करता है, अगर उसमें आप फ्लक्स एस्टेब्लिश करेंगे, फ्लक्स एस्टेब्लिश, ठीक है, तो उसको वो अपोजिशन ऑफर करेगा। तो इस अपोजिशन ऑफर्ड को हम रिलक्टेंस बोलते हैं। वो पहले अपोजिशन ऑफर करेगा कि भाई फ्लक्स उसके अंदर ना एस्टेब्लिश हो, ठीक, लेकिन एस्टेब्लिश होता है। तो दिस अपोजिशन, जो द अपोजिशन offered by a magnetic circuit in the establishment of flux is called what? Reluctance। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जनरली जो रिलक्टेंस होता है उसको एस से दिखाते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किससे, मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ के, और अपोजिटली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, किसका, मैग्नेटिक पाथ का जो क्रॉस सेक्शन है उससे। और इसको जब आप एक्यूरेट फॉर्मूला लाएंगे तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा L/μ0 μr × A। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, जब इसको आप F से आप
कैलकुलेट एफ से रिलेट करना चाहेंगे तो देखिए हमें मालूम है मैग्नेटोमोटिव फोर्स एफ बराबर क्या होता है, एच इंटू एल। एच क्या होता है, बी अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू एल, ये आ गया। ठीक है, अब इस B को हम किससे, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए, क्योंकि ये फाई ए जो क्या हो गया, ये B हो गया। ठीक, और इसको फिर हम लिख सकते हैं S इंटू, भाई बाकी L अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया S इंटू फाई। ठीक, तो एक तरह से आप लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू F अपॉन फाई वेबर, सॉरी F ये हो गया आपका, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी F अपॉन फाई, तो F है आपका एम्पियर डिवाइडेड बाय एम्पियर बटे वेबर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया रिलक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलक्टेंस, यानी कि रिलक्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर पर वेबर होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें एक दो चीजें और है रिलक्टेंस में, ये आप ध्यान रखिएगा कि फॉर एयर वैक्यूम, ठीक है, एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वैक्यूम और एयर के लिए हमें मालूम है कि म्यू आर कितना होता है, म्यू आर होता है 1। ठीक है, जब म्यू आर 1 होता है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन म्यू जीरो ए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और आती है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस होता है। ऐसे ही यहां पे रिलक्टेंस के केस में अगर हम रिलक्टेंस के रेसिप्रोकल की बात करें तो इसको बोलते हैं परमियंस। दिस इज कॉल्ड परमियंस, यानी परमियंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से ऐसे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। तो ये हो जाएगा आपका वेबर पर एम्पियर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द परमियंस, या इस वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी भी बोलते हैं, HENRY, हेनरी, या इसको एच से दिखाते हैं। सो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक सर्किट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैग्नेटिक सर्किट की एनालिसिस करनी है, आगे अभी ट्रांसफार्मर में और सारी चीज़ों में हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।